ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की, हर शनिवार आज तक रेडियो पर। मान बनाओ, कत्ता ज़्यादा रखना। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आपने ये लाइन टीवी पर किसी विज्ञापन में जरूर सुनी होगी। कई बार ये लाइन इतनी तेज बोली जाती है कि बाउंसर की तरह कान के पास से सरसराती हुई निकलती है। लेकिन आज हम आपको आउट नहीं होने देंगे। म्यूचुअल फंड्स पर शॉर्ट्स कैसे खेलें ये सिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं नितिन ठाकुर। स्वागत है आपका मनी मैनेजर में। चौथा एपिसोड है ये, और अब मैं क्रिकेट की भाषा को थोड़ी देर छोड़ देता हूं, पैसे की भाषा में बात शुरू करता हूं। अगले 30 मिनटों तक हम पैसों की भाषा में ही बात करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा। मेरे साथ आज म्यूचुअल फंड्स पर शॉर्ट लगाने का जो गुर सिखाएंगे वो है मोहित गांग। स्वागत है मोहित आपका। धन्यवाद बहुत बहुत नितिन जी। मोहित जो है वो moneyfront.in के CEO हैं, फाउंडर हैं। moneyfront.in ऑनलाइन वेल्थ एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मोहित ने सिटी बैंक और HSBC में भी काम किया है। 1 दशक से ज्यादा वक्त तक उन्होंने वहां पर सेवाएं दी हैं। तो मोहित, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं, और जल्दी से आपको भी बताता हूं, हमारे सुनने वालों को भी बताता हूं कि हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं। हर शनिवार हम एक टॉपिक चुनते हैं मोहित, जैसे आज म्यूचुअल फंड्स हमने चुना। सबसे पहले हम 1 मिनट में आपसे इस हफ्ते की 3-4 बड़ी खबरों पर कमेंट लेंगे। वो सभी ऐसी खबरें हैं जो हमारी जेब पर असर डालती हैं। इसके बाद म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे और तमाम सवालों के जवाब आपसे लेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से पहले क्या जान लेना चाहिए, किसकी सलाह पर पैसा लगाना चाहिए, कितना और कैसे लगाना चाहिए। अच्छा, कमाल की बात बताऊं कि मैंने अभी हाल ही में पैसा लगाना शुरू किया है म्यूचुअल फंड्स में, तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग वैसे भी होने वाला है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज सभी को यहाँ मिलेंगे। मोहित एक्सपर्ट हैं इस मामले में। और फिर हमारा एक सेगमेंट है हाजी और नाजी। हाजी में तो हम ये जानेंगे कि म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और नाजी में हम ये जानेंगे कि क्यों नहीं करना चाहिए। और फिर बारी आएगी रैपिड फायर राउंड की, जहां कुछ जरूरी सवालों के जवाब फटाफट मिलेंगे, एकदम 2020 की तरह। अच्छा, हमारे साथियों ने भी कुछ सवाल पूछे हैं, आप उनका भी आंसर प्लीज जरूर कीजिएगा, वरना वो मुझसे नाराज हो जाएंगे मोहित। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिर में हम बजाते हैं क्लोजिंग बेल। तो हम वहां पर ऐसी बातों का जिक्र करते हैं जो अगले हफ्ते के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं, कि अगला हफ्ता जो आने वाला है उसमें किन किन बातों पर ध्यान रखें, ताकि बचाते रहो का जो हमारा नारा है वो जारी रहे और आप बचाते रहें। तो हेडलाइन से शुरू करता हूं। टॉप न्यूज ऑफ द वीक के साथ इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। तो आरबीआई की सालाना रिपोर्ट इस हफ्ते आई है। ओवरऑल आप इससे क्या संदेश ले रहे हैं? और नितिन जी, आरबीआई की रिपोर्ट रिलीज हुई है और कुछ अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं इस रिपोर्ट में। जो जीडीपी की दर है वो इस साल प्रोजेक्ट कर रहा है आरबीआई के 4.5% से गिर सकती है। तो यस, भारत में पहली बार आफ्टर 1980s एक नेगेटिव जीडीपी दर देखने को मिलेगी। और दूसरी बात ये जो उभर कर आई है उस रिपोर्ट में कि ऑनलाइन फ्रॉड बहुत बढ़ गए हैं कंट्री में, और उनसे थोड़ा बच के रहिए। जी, हाल ही में प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है HDFC, उसने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों पर कैंची चलाई है। तो आने वाले वक्त में क्या और बैंक भी इसी राह पर चलते दिख सकते हैं? जी बिल्कुल। और मैं चाहूंगा कि सब लोग इसे अपने जहन में ले लें कि जो इंटरेस्ट रेट की दर है वो लगातार कम हो रही है इकोनॉमी में। अगर आप किसी डिपॉजिट में पैसा डालने का सोच रहे हैं या कहीं पैसा लॉक करना चाहते हैं तो जल्दी ही कर दीजिए, बिकॉज जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरी तरह से नीचे की ओर जा रही है सब तरफ, और आपके होम लोन भी कम हो रहे हैं बट आपकी डिपॉजिट रेट भी कम होंगी। ओके मोहित, इस हफ्ते जो जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है उसमें सेंटर और स्टेट के बीच कोई आम सहमति बन नहीं सकी है। तो इसके बाद अब यहाँ से क्या कुछ नए टैक्स का बोझ आपके और हमारे हिस्से आ सकता है क्या? हाँ नितिन जी, ये सेंटर और स्टेट का कौरवों और पांडवों का नाता है।
जो बहुत मुश्किल है कि राजपाट किसको मिलेगा। बट जो घाटा है इस साल का जीएसटी का वो 2,35,000 करोड़ है, और वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड होना है। स्टेट्स को सेंटर ने 2 सुझाव दिए हैं कि किस तरह से वो ज्यादा बोरोइंग करके इस घाटे को पूरा कर सकते हैं, बट इस घाटे को तो अब्जॉर्ब करना ही पड़ेगा उन्हें। ओके, तो चलिए मोहित जी सीधे अब लैंड करते हैं म्यूचुअल फंड की पिच पर। तो पहला सवाल आपसे मुझे ये पूछना है, और जो मैंने पहले दरअसल पूछ भी लिया है तो दोहरा रहा हूँ, कि जो टीवी पर रेडियो पर एडवर्टीजमेंट आते हैं उसमें वो जो लाइन है ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, मुझसे तो धीरे धीरे भी इतने अच्छे से नहीं बोली जाती, वो इतनी तेजी से क्यों बोलते हैं कि हमें सुनाई भी ना पड़े, और बोलते भी हैं। बिल्कुल सही आपने कहा है कि देखिए इसमें 3 हिस्से हैं। एक तो लाइन क्यों बोलते हैं, दूसरा इतना तेजी से क्यों बोलते हैं, और आखिर वो लाइन में कहना क्या चाह रहे हैं। तो सबसे पहले वो कहना ये चाह रहे हैं कि म्यूचुअल फंड को उनकी फेस वैल्यू पे ना लें। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है जिसमें रिस्क ना हो, तो रिस्क को समझना बहुत जरूरी है। रिटर्न को सब लोग देखकर चकाचौंध हो जाते हैं और उसके लालच में आकर आप तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हैं। वो देखिए, जरूर देखिए कि क्या मिल रहा है, बट वो जरूर समझ के कीजिए कि कितना रिस्क के साथ में वो पैसा आपको मिलेगा। तो सबसे पहला तो वो। दूसरा, वो क्यों बोलते हैं उसका नितिन जी सबसे बड़ा रीजन है सेबी, जो कि रेगुलेटर है, और रेगुलेटर चाहता है कि दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को, ग्राहकों को ये पता चले कि रिटर्न के साथ में रिस्क भी है। और इसलिए सेबी का ये एक रूल है कि जब म्यूचुअल फंड की जहां भी बात हो, चाहे वो ये हमारा शो ही क्यों ना हो, इस शो के बाद में भी मैं चाहूंगा कि एक बार मैं भी बोल दूं कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, तो वो बताना बहुत जरूरी है। और तेज इसलिए बोलते हैं क्योंकि एडवर्टाइजिंग का पैसा लगता है, और जितना जल्दी हो सके सब लोग इस लाइन को खत्म करना चाहते हैं। तो वो सारा पैसा अपनी आखिरी वाली लाइन में ही बचा लेते हैं। बिल्कुल। मोहित जी, जैसे मैं एक बिगिनर हूँ, मतलब बाजार में नया नया हूँ, मुझे नहीं पता, मेरी कोई इन्वेस्टमेंट की हिस्ट्री नहीं रही है, तो मुझे और मेरे जैसे बाकी लोगों को म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाने से पहले वो क्या बातें हैं जो जान लेनी चाहिए, मतलब खेल के नियम पहले पता होने चाहिए। नियम क्या है वो? जी बिल्कुल, काफी अच्छा सवाल है। और जिस तरह से इंडिया का नया वर्कफोर्स आ रहा है, जितने नए लोग वर्कफोर्स में जा रहे हैं, अपना करियर शुरू कर रहे हैं, आई थिंक उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि फाइनेंशियल सेविंग्स का सबसे बड़ा और सबसे सरल अगर कुछ उपाय है तो वो है म्यूचुअल फंड्स। फाइनेंशियल सेविंग्स में आप बैंक डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं, डायरेक्ट स्टॉक्स भी कर सकते हैं, बट म्यूचुअल फंड को अमूमन बहुत सेफ इसलिए माना गया है, सरल माना गया है एक तरह से, क्योंकि उसको करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है, और इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बिकॉज जो मेहनत वाला काम है वो आपके लिए एक फंड मैनेजर कर रहा है। तो जो नए बिगनर्स हैं उनके लिए सबसे जरूरी है ये देखना कि वो कौन से स्कीम का चुनाव कर रहे हैं, किस एडवाइजर या किस डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू वो जा रहे हैं, उसका रेपुटेशन क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है मार्केट में, वो कितना अच्छे से अपने ग्राहकों को, अपने इन्वेस्टर्स को हैंडल कर रहा है, कितने सालों का उसको तजुर्बा है। आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ गए हैं, हमारा भी उसमें से एक है। आप ऑनलाइन सब कुछ कर सकते हैं, जहां पर आपको डिजिटल रिकमेंडेशंस मिल जाती हैं, आपको कस्टमर सर्विस सपोर्ट मिल जाता है। तो वो सब चीजें देखिए कि किस तरह का सपोर्ट, किस तरह की एडवाइजरी हेल्प आपको मिलेगी। दूसरा ये देखिए कि आप जो इनकम अर्न कर रहे हैं उसमें कितना पैसा आप हर महीने साइड में रख सकते हैं एक डिसिप्लिन तरीके से, जिसको कि आप निवेश करेंगे। वो बहुत जरूरी है। जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही ज्यादा आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट पाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस अच्छा और आसान रहेगा। और छोटा छोटा जिसे बोलते हैं, आप इकट्ठा करके जितना जल्दी शुरू करेंगे उतने ही बड़े लक्ष्य को आप आराम से पा सकते हैं। और जो एक जरूरी चीज है म्यूचुअल फंड के लिए, हमेशा गोल्स को लेकर चलिए। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि लोग कुछ भी कहीं पर भी जो स्कीम अच्छा कर रही है उसको देखकर इन्वेस्ट कर देते हैं। अपने दिमाग में पहले अपने गोल्स निर्धारित करिए कि मुझे रिटायरमेंट के लिए पैसा इकट्ठा करना है, या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए करना है, या किसी नए कार या नए घर के लिए इकट्ठा करना है। उस गोल के हिसाब से आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए, तो आप कभी गलत नहीं जाएंगे। अच्छे से प्लानिंग करके एक अच्छे एडवाइजर के साथ जुड़ जाइए और अपना निवेश का कार्यक्रम जितना जल्दी हो सके शुरू करिए। ओके, कार्यक्रम तो वैसे मैंने शुरू कर दिया है जुलाई के लास्ट में, और लेकिन जो मेरा अब सवाल है वो ये है कि म्यूचुअल फंड्स में ही क्यों इन्वेस्ट करूं मैं? मतलब अपना पैसा डायरेक्टली किसी कंपनी में क्यों ना लगा दूं, क्योंकि अल्टीमेटली लगना तो कंपनी में ही है ना।
जी, बहुत ही सही सवाल है आपका। देखिए, अभी इसमें 2 चीज़ें हैं। अगर आप बहुत अच्छे से किसी कंपनी को ट्रैक कर सकते हैं, आप उसके बारे में पूरी तरह से जानते हैं, जानकारी रखते हैं, पूरा टाइम उसके एनुअल रिपोर्ट्स को देख रहे हैं, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हैं और आपको लगता है कि कंपनी या स्टॉक अच्छा है, तो बिल्कुल बेझिझक होकर जाइए, अपनी स्टडी के बूते पर आप उसमें इन्वेस्ट करिए। बट अगर आपको लगता है कि आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कहीं काम कर रहे हैं, आप आज तक में हैं, आप कहीं और हैं, किसी रिलायंस में हैं, किसी दूसरी एफएमसीजी कंपनी में आप काम कर रहे हैं और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप दिन रात स्टॉक मार्केट को ट्रैक कर सकें, तो मेरी सलाह ये रहेगी कि अपना पैसा किसी प्रोफेशनल को दीजिए, जो कि एक म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है। उसका रात दिन का काम यही है कि वो लोगों के पैसे को, रिटेल लोगों के पैसे को मैनेज कर सके, एचएनआईज के पैसे को मैनेज कर सके और उसका सब कुछ उस मैनेजमेंट पे निर्धारित होता है, राइट? तो ऐसे किसी प्रोफेशनल को देना हमेशा ठीक रहता है। ये वही बात हो गई कि क्या आप जाकर कभी कोर्ट कचहरी में अपना खुद का केस लड़ सकते हैं क्या? जी, लड़ सकते हैं अगर आप अपनी कैपेबिलिटी रखते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर, लॉज को पढ़कर सब कुछ तैयारी करके जा पाए। बट अच्छा ये रहता है कि आप किसी अच्छे लॉयर को हायर करिए। तो उसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी आप किसी अच्छे फंड मैनेजर को पैसा दीजिए, जो कि आपके लिए आगे इन्वेस्ट कर सके। डायरेक्ट स्टॉक्स में तभी करिए जब आप अच्छे से उसके समझ सकते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लूंगा यहाँ पर। सत्यम करके एक कंपनी हुआ करती थी जिसका बड़ा फेमस नाम था, एक आईटी क्षेत्र में बहुत बड़ी कंपनी थी और स्टॉक बहुत तेजी से भागा और एक तरह से वो उस टाइम का सबसे फेमस स्टॉक हुआ करता था, जिसमें बहुत सारे निवेशकों ने अपना पैसा लगाया और अचानक से उसमें कुछ फ्रॉड आया, कंपनी पूरी तरह से डूब गई और बहुत लाखों लोगों ने अपना पैसा उसके अंदर में गंवाया। तो ऐसे जो किस्से होते हैं नितिन जी, वो बहुत देखने में आते हैं स्टॉक मार्केट में कि अमूमन इन्वेस्टर्स एक गलत कंपनी का चुनाव करते हैं और उसमें पूरा पैसा खो बैठते हैं या बहुत हद तक नुकसान लेकर बाहर निकलते हैं। तो ऐसी चीजों से अगर बचना है तो एक म्यूचुअल फंड जिसके अंदर में लाखों लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, जो एक कंपनी से नहीं 50-60 स्टॉक्स का यूनिवर्स होता है एक स्कीम में, तो उसमें किसी एक कंपनी के बिगड़ने या बनने से बात आपकी खराब नहीं होगी और फंड मैनेजर पूरी तरह से रिस्क को मैनेज करेगा। तो वो एक प्रक्रिया बहुत अच्छी होती है रिटेल निवेशकों के लिए। तो शुरुआत म्यूचुअल फंड से कीजिए। जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इस लाइन में आपको कॉन्फिडेंस मिलता है, आप बिल्कुल स्टॉक्स की तरफ भी जाइए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि किसी एक कंपनी में पैसा लगाना यानी बहुत रिस्की मामला। जैसे किसी एक नाव में मैंने सारा सामान अपना रख दिया, अब वो डूब भी सकती है। लेकिन म्यूचुअल फंड में कुछ ऐसा होता है क्या कि मेरा रिस्क बढ़ जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा सामान बहुत सारी नाव में, कोई एक डूब भी गई तो बाकी बच गया, ऐसा कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आप किसी स्कीम में पैसा डालेंगे तो वो स्कीम में अंडरलाइन होल्डिंग 50 से 70 कंपनीज होंगी। आपने 5,000 रुपया लगाया, 10,000 रुपया लगाया, 50,000 रुपया लगाया, बट वो जो 50,000 रुपया आपने लगाया है वो 50 स्टॉक्स में बट गया है। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल स्टॉक को लेने जाएंगे, अगर मान लीजिए आप रिलायंस ही खरीदेंगे ऐसे अलग से, तो वो 2,000 रुपए का एक स्टॉक है, तो 2,200 रुपए का एक स्टॉक है, राइट? तो अगर आप ऐसे 2,000 रुपए किसी स्कीम में लगाते हैं तो 2,000 रुपया पूरा प्रोपोर्शनेटली 50 स्टॉक में बट गया है, तो आपका रिस्क उतना बट गया है। तो एक स्टॉक अगर खराब भी हो जाए 50 में से, या 5 स्टॉक अगर खराब भी परफॉर्म करे, पर आपका ओवरऑल जो पूरा पोर्टफोलियो है 50 स्टॉक्स का उस स्कीम के अंदर में, वो आपका चलता रहेगा और आपके पैसे के पूरे डूबने की संभावना इसमें काफी कम हो जाती है और जो एक सिंगल स्क्रिप्ट का रिस्क है वो काफी ज्यादा होता है। ओके। अच्छा, एक बात बताइए, किसी के पास कुछ पैसे हैं, फॉर एग्जांपल 10, 20, 30, 50 हज़ार हैं, बंदा भी नया है मार्केट में, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए? सारा पैसा एक साथ लगा देना चाहिए या एसआईपी के रास्ते जाना चाहिए? और पहले तो चलिए यही बताइए कि एसआईपी क्या होता है, ताकि थोड़ी क्लियरिटी हो। जी बिल्कुल। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो एसआईपी एक ऐसी प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है। तो आप हर महीने एक फिक्स्ड रकम, आप 2,000, 5,000 जो भी, जैसे मान लीजिए जो अमूमन सैलरीड लोग करते हैं कि भाई 100 रुपए का मेरा सैलरी है, उसमें से 10 रुपए हर महीने एक फिक्स डेट को, 1 तारीख को कटकर किसी 2 स्कीम्स में चला जाएगा ऑटोमेटिक तरीके से। तो इसे डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं, इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग भी कहते हैं। क्योंकि होता क्या है, जब आप हर महीने लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं एक फिक्स प्रोसेस के थ्रू, तो आपकी प्राइस जो होती है वो एवरेज आउट हो जाती है। आप पहले महीने 10 पे खरीदेंगे, फिर 11 पे, फिर 11.5 पे, फिर वापस 10 पे, 11.5 पे, तो उस तरह से आपका प्राइस जो है वो एवरेज होता रहेगा, एक डिसिप्लिन आ जाएगा और आप लगातार इन्वेस्ट करते रहेंगे। रही बात कि आपको क्या करना चाहिए अगर आपके पास में एक मुश्त रकम है,
देखिए, इसके अंदर में दो तरीके हैं सोचने के। अगर आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कब इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज अगर आपका व्यू ये है कि 15-20 साल में भारत की इकोनॉमी ऊपर जाएगी, मार्केट अच्छा करेंगे, तो आप उसको कभी भी लगा सकते हैं। बट दूसरा मानना ये है कि मार्केट थोड़ा हाई है, तेजी में है, एक साथ पूरा पैसा लगाना अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो शायद रिस्की हो सकता है, तो उसे हिस्सों में बांट दीजिए। अगर 50,000 रुपए लगाना है तो 5-5 हजार रुपए करके 10 महीने में उसको इन्वेस्ट करिए, या और थोड़ा सा ब्रेक करके 1 साल 1.5 साल के अंदर में उसको स्टैगर करके इन्वेस्टमेंट करिए। इसे हम सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोल सकते हैं, या फिर सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान करके भी एक प्रक्रिया होती है जिसके थ्रू भी आप इसको मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए मोहित जी, अब उस सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है हाजी नाजी। मुझे बड़ा पसंद है, दूध का दूध पानी का पानी, साफ हो जाता थोड़ी और क्लैरिटी आएगी। इस सेगमेंट के हिस्से में आप हाजी में बताइए कि क्यों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना ही चाहिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए आपके एक सुरक्षित भविष्य के लिए, आपकी जो गोल प्लानिंग होती है या वेल्थ प्लानिंग होती है उसके लिए। अगर आपके लाइफ के कुछ वित्तीय लक्ष्य है, कि कुछ फाइनेंशियल गोल्स हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, कि भाई मुझे रिटायरमेंट के लिए इतना पैसा लगेगा, बच्चों की एजुकेशन के लिए इतना पैसा लगेगा, तो उन गोल्स को पूरा करने के लिए, उन सपनों को साकार करने के लिए फाइनेंशियल सेविंग्स का सबसे अच्छा तरीका है म्यूचुअल फंड। तो उसे जरूर करना चाहिए। और अगर कहें ना जी भाई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, तब क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो भी आप सेविंग्स करना चाहते हैं उसको आपको किसी रियल एस्टेट में या गोल्ड में या डिपॉजिट्स में एक ही तरह के एसेट में डालना चाहिए। हमेशा आपको उसे अलग अलग चीजों में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और उस डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे लगता है कि म्यूचुअल फंड एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। तो इसमें मैं ना ही नहीं बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है सबकी लाइफ में म्यूचुअल फंड के फॉर्म में कुछ सेविंग्स तो होना ही चाहिए। ओके मोहित, अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। मेरे पास कुछ सवाल हैं, उनमें कुछ मेरे भी हैं, कुछ मेरे साथियों के हैं। फटाफट आपसे जवाब लेंगे। इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है। पहले बताएं, इक्विटी में कब पैसा लगाना चाहिए? देखिए, इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। वो ये है, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप आज एचडीएफसी बैंक का एक एफडी करते हैं। एचडीएफसी बैंक, जैसा कि आपने शुरुआत में भी बोला कि उन्होंने ब्याज की दर घटा दी है, आज आपको साल भर की एफडी का लेट से 6% ब्याज देता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा उस पैसे से? वो आपसे पैसा ले रहा है 6% पर, और आगे उस पैसे को वो कहीं यूज कर रहा है। वो बैंक है, वो पैसे को वो किसी को लोन दे रहा है, होम लोन दे रहा है तो 7-7.5% पे, 8% पे, किसी को पर्सनल लोन दे रहा है तो 10-12% पे, किसी को अनसिक्योर्ड लोन दे रहा है, क्रेडिट कार्ड लोन दे रहा है 15-18% पे। तो वो उस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एचडीएफसी बैंक को लोन दे दीजिए डिपॉजिट के तौर पर और 6% अर्न कर लीजिए, या फिर आप एचडीएफसी बैंक का इक्विटी खरीद लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि वो आपके पैसे को आगे बड़े ब्याज पे डाल रहा है, तो आप उसको पैसा लोन पर क्यों देना चाहते हैं, डिपॉजिट में क्यों देना चाहते हैं? आप उसका इक्विटी क्यों नहीं ले लेते? आप उसके प्रॉफिट के भागीदार क्यों नहीं बन जाते? राइट? अच्छा, इक्विटी होता है किसी की प्रॉफिट में भागीदारी करना। आप उसके प्रॉफिट के शेयर होल्डर बन गए हैं। तो जब आप इक्विटी लेते हैं तो आप इक्विटी में उस कंपनी के, उस स्टॉक के, उस म्यूचुअल फंड स्कीम के प्रॉफिट के भागीदार बन जाते हैं। तो उस स्टॉक में या म्यूचुअल फंड में जितना उतार चढ़ाव आएगा वो आपके पैसे में भी आएगा, बट आप एक शेयर होल्डर हैं, आप उसके प्रॉफिट के स्टेक होल्डर हैं। जब आप बेट करते हैं तो आप उसको ब्याज पे पैसा दे रहे हैं, तो आपको एक फिक्स रेट से ही रिटर्न आ सकता है। नहीं तो कोई ऐसी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कोई ऐसी सिचुएशन भी है क्या जब आप ये सलाह देंगे कि इक्विटी छोड़िए साहब, आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए? ओके, तो देखिए, डेट म्यूचुअल फंड में आपको तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब आपको पैसा बिल्कुल सेफ रखना है। तो जैसे रिटायर्ड लोग हैं, आपकी उम्र 60 साल की हो गई, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको वो पैसा लगेगा, आपको उससे एनुअल इनकम चाहिए, आपको रेगुलर कैश फ्लो चाहिए, तो आप डेट में पैसा डालिए, आप इक्विटी में बिल्कुल मत डालिए। बिकॉज इक्विटी में उतार चढ़ाव होता है, पैसा गिर भी सकता है। आपको एक फिक्स इनकम चाहिए कि भाई रेगुलर मुझे इतना आना चाहिए, तो आप डेट फंड्स में, डेट म्यूचुअल फंड्स में या डिपॉजिट्स में, कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स में, उस तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और दूसरा तब करना चाहिए जब आपके गोल्स बहुत पास में हो, कि आपको 1 साल बाद पैसा चाहिए और 1 साल तक आपको कुछ, आपका गोल निर्धारित है कि अगले साल आपको कार लेनी है या 2 साल बाद आपको घर लेना है, उसके लिए आपको पैसा सेव करके जमा करना है, तब आपको डेट फंड में डालना चाहिए पैसा शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए।
या फिर अगर आपको पैसा एकदम सेफ चाहिए और रिटायर्ड लाइफ के लिए चाहिए तो आपको डेट में डालना चाहिए। बट मोहित जी, आप डेट वाले को सेफ बता रहे हैं, लेकिन हमारे साउंड इंजीनियर हैं सचिन द्विवेदी, उन्होंने सवाल भी पूछा है कि अभी कुछ महीने पहले फ्रैंकलिन ने अपने 6 डेट फंड बंद कर दिए, लोगों का पैसा फंस गया। तो ये तो पैसा फंस गया, ये तो बिल्कुल ठीक उलट स्थिति है। ऐसी कंडीशन से कैसे बचा जाएगा? देखिए, ये बहुत ही क्या बोलते हैं, दुखद एक घटना हुई है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, जब फ्रैंकलिन को अपनी 6 स्कीम्स को लॉक करना पड़ा है और पैसा निवेशकों का फंस गया है। ऐसा नहीं है कि पैसा डूब गया है, पैसा लॉक हो गया है, वो निकाल नहीं सकते हैं उसे कुछ समय तक, जब तक कि फ्रैंकलिन, अभी वो प्रक्रिया फ्रैंकलिन के हाथों में है। एक्चुअली वो केस सब जुडिस है, अभी कर्नाटका, ऑनरेबल कर्नाटका हाईकोर्ट में है। जैसे ही उनका निर्णय आएगा उसके बाद फ्रैंकलिन की वो स्कीम्स के लिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट होएगा और वो लिक्विडेटर उन स्कीम्स का जो होल्डिंग है उसको बेचकर जैसे जैसे पैसा रिकवरी होएगा वो निवेशकों को वापस मिलेगा। बट ऐसी चीजों से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप जहां निवेश कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी बढ़ाएं, उसका पूरा पूरा उसका निरीक्षण करते रहें, अवलोकन करते रहें, उसको मॉनिटर करते रहें एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में, और जिस स्कीम में पैसा डाल रहे हैं महीने में आधा 1 घंटा निकाल कर उस स्कीम का पोर्टफोलियो जरूर देख लें। तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा डेट स्कीम्स में कि किस तरह की कंपनीज में वो स्कीम निवेश कर रही है, क्या उनमें कोई रिस्क है। एक अच्छे एडवाइजर का चुनाव करिए जो कि आपको इस चीजों को गाइड कर सके। आखिर आपका वो पैसा है तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा समय लगाना पड़ेगा नितिन जी। नहीं तो अच्छा एडवाइजर कैसे चुने? मेरा सवाल यही था, और हमारे प्रोड्यूसर ऋतुराज, उन्होंने भी यही पूछा था कि ये जरूर पूछिएगा कि एडवाइजर तो अच्छा हो, पर पता कैसे करें कि एडवाइजर अच्छा कौन सा है, जिसका अपना कोई इंटरेस्ट नहीं छिपा हुआ, थोड़ा अनबायस्ड तो हो। देखिए, हाँ, ये थोड़ी सी एक जटिल प्रक्रिया है कि कौन सा एडवाइजर सही है। ये एक तरह से डॉक्टर जैसी बात है कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, जिसका इलाज आपको बैठ जाए वो डॉक्टर फाइनली अच्छा हो जाता है। बट मेरा ये मानना है कि देखिए 2 तरह के इसके अंदर में डिस्ट्रीब्यूशन हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटर जो कि इनबिल्ट कमीशन जिन्हें मिलता है मैन्युफैक्चरर से या म्यूचुअल फंड कंपनीज से, और एक होता है एडवाइजर जिसे हम RIA बोलते हैं, रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर सेबी के द्वारा, जिसे फंड हाउसेस से कोई कमीशन नहीं मिलता है बट वो एक एडवाइजरी फी चार्ज करता है अपने क्लाइंट्स को। मुझे ये लगता है कि जो RIAs होते हैं वो अगर आप अपने लिए हायर करेंगे या उनको आप सर्विसेज उनकी लेंगे तो वहां पर क्या है कि उनका निहित स्वार्थ नहीं होता है, क्योंकि उनको कोई कमीशन नहीं मिलता है। वो लोग जनरली थोड़े एडवाइस को अनबायस रखते हैं, बट आपको वहां पर ऊपर से एक फी देना पड़ता है, बिकॉज फाइनली उनका भी खर्चा है, उनको भी अपना बिजनेस चलाना है, राइट। और देखा गया है कि इन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया में लोग पैसा देना नहीं चाहते हैं, कोई फीस नहीं देना चाहता है, सबको फ्री में एडवाइस चाहिए, या फिर वो ओके है कि उनका इनबिल्ट कमीशन कट जाए उससे ओके है, बट ऊपर से पैसा नहीं देना चाहते हैं। बट मुझे लगता है कि फाइनली जहाँ बात पैसे की आती है वहां पर थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच रखिए और किसी एक अच्छे एडवाइजर का चुनाव करिए अपने लिए जो कि आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से सलाह दे सके। ओके, मुझे उम्मीद है ऋतुराज जी ने लिख लिया होगा, RIA से सलाह लेनी है। अच्छा, एक सवाल और है, कई बार बैंक वाले फ़ोन वगैरह करते हैं और बोलते हैं कि भाई आपकी सेविंग्स है तो यहाँ पैसा लगा दीजिए, वहाँ लगा दीजिए, हाई रिटर्न का प्रॉमिस होता है। तो एक आम आदमी कैसे मालूम करे कि ये सब बातें सही हैं या हवा हवाई हैं? कोई ऐसे ही कुछ भी हमें बता रहा है, विश्वास कैसे करें? देखिए, मैं एक छोटा सा बेंचमार्क देता हूँ आपको। RBI का जो बॉन्ड आता है वो अभी 7.15 के रेट पर है, उसका मतलब कि 7.15% उसका सालाना कूपन है। उसको आप एक रिस्क फ्री रेट मान लीजिए कि उसमें कोई रिस्क नहीं है, ये रिस्क फ्री रिटर्न है मेरा इकोनॉमी में। उसके ऊपर जैसे जैसे आपको रिटर्न प्रॉमिस किया जाए वैसे वैसे आपके एंटेना जो है वो खड़े हो जाने चाहिए, आपका रडार सिग्नल कैच करना चाहिए कि भाई इतना रिटर्न कैसे प्रॉमिस कर रहा है। 10% अगर इक्विटी स्कीम में बोल रहा है तो बिल्कुल ठीक है, आप मान सकते हैं। हिस्टोरिकल इंडियन मार्केट का रिटर्न कुछ 14% के आसपास है लास्ट 30-40 साल का। बट अगर कोई आपको बोले कि मैं 20% रिटर्न दे दूंगा, 25% रिटर्न दे दूंगा, तो नितिन जी ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह के रिटर्न आपको कभी एक आध साल आ सकता है, कुछ अनहोनी हो जाए या कुछ अलग ही घटना हो जाए तो बात अलग है, बट कंसिस्टेंटली इस तरह के रिटर्न नहीं आते हैं। तो आपको ये मानना होगा कि इक्विटी में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 10 से 14% के बीच की दर मान के चलिए। उससे ज्यादा अगर आया तो किस्मत, बट कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं बना मार्केट में जो आपको कंसिस्टेंटली 20% के ऊपर तरह का रिटर्न दे सके। तो उस तरह के
क्या बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट में या उस तरह की स्कीम्स में मत फंसिए जो बहुत ज्यादा रिटर्न प्रॉमिस करती है। जितना ज्यादा रिटर्न बोला जाए उतना ही आपका रडार खड़ा हो जाना चाहिए। मतलब भरोसा करने लायक बात पर ही भरोसा करें, जिस बात पर आप खुद हैरान हो जाएं तो मान लीजिए कि वो बात कुछ गड़बड़ है, जांच करने योग्य है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किसी भी चीज को फेस वैल्यू पे मत लीजिए, अपना खुद का रिसर्च करिए, देखिए जो बोला जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो स्कीम 10-15 मिनट लगता है, ऑनलाइन सारी जानकारी आजकल मिलती है। थोड़ा सा रिसर्च करके अगर निवेश किया जाएगा तो कभी गलत नहीं जाएंगे। फाइनली आपका पैसा है, उसे थोड़ा ध्यान से निवेश करिए। ओके, और अब टाइम है हमारे लास्ट सेगमेंट क्लोजिंग बेल का। तो बताइए मोहित जी, इस हफ्ते हम लोगों को किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए? जी देखिए नितिन जी, बाजार के हिसाब से बाजार बहुत तेजी पर है। मिड कैप और स्मॉल कैप में गजब का उछाल देखा गया है इस पूरे महीने में। इनफैक्ट ये महीने के अंदर में अलोन कुछ स्मॉल कैप इंडेक्स जो है वो कुछ 25% से ऊपर की रफ्तार से भागा है और बहुत ज्यादा तेजी में है मार्केट अभी। तो मेरी यही राय है सबसे कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखकर इन्वेस्ट करिए। मार्केट फिलहाल बहुत ज्यादा रफ्तार में है, थोड़ा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग से बचिए, लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ मार्केट में एंटर करिएगा और थोड़ा स्टैगर करके SIP की तरह या थोड़ा जिसे बोलते हैं रिसर्च करके, स्टडी करके इन्वेस्ट करिए। अभी किसी ट्रेडिंग टिप में फंसना बहुत रिस्की हो सकता है किसी के लिए भी। तो ये तो है बाजार की बात। ऐसा कुछ बड़ा इवेंट नहीं होने वाला है अगले एक वीक के अंदर में मार्केट में कि जिसका ध्यान रखा जाए। बट मार्केट की रफ्तार जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अभी 2 दिन पहले ही फेड की मीटिंग हुई थी जो कि निवेशकों को जानने लायक है कि फेड ने बोला है कि वो इंटरेस्ट रेट को काफी समय तक लो रखना चाहते हैं और इन्फ्लेशन की इतनी परवाह नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि ग्लोबल लिक्विडिटी पूरी तरह से तेजी में रहेगी और मार्केट में और फॉरेन पैसा आने की संभावना है। ओके, तो हम ये अंदाजा फेड से लेते हैं और जरा ये बताते चलिए हमारे सुनने वालों को कि फेड है क्या? तो देखिए, फेड इज द RBI ऑफ US। तो अमेरिका का जो RBI है, जो सेंट्रल बैंक है, उसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है। अमेरिका एक ग्लोबल पावर हाउस है। वहाँ के स्टॉक मार्केट पूरी तरह से दर्शाते हैं कि दुनिया के स्टॉक मार्केट्स में क्या होने वाला है। एक्चुअली ये काफी देखा गया है कि वर्ल्ड वाइड US में जो होता है उसी का एक प्लेबुक या कॉपी बुक चलता है दूसरे मार्केट्स में, और स्पेशली इमर्जिंग मार्केट्स। इंडिया जो है वो बहुत छोटा मार्केट है दुनिया के लिहाज में। हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ 1.5% है पूरे वर्ल्ड वाइड मार्केट कैप को अगर देखा जाए तो अमूमन जो US में होता है वो दूसरी इकोनॉमीज में प्ले आउट होता है। तो अगर US में डिसाइड किया गया है कि इंटरेस्ट रेट्स को लो रखा जाएगा आने वाले कुछ सालों तक, तो इसका मतलब ग्लोबल रेट्स भी लो रहेंगी। अक्रॉस द वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट्स कम रहने की संभावना है। जब इंटरेस्ट रेट कम रहता है तो मार्केट में पैसा बढ़ जाता है, लिक्विडिटी बढ़ जाती है और वो पैसा रिस्की एसेट्स में जाना जाता है। क्योंकि जब बहुत सस्ते दाम पे आप बोरो कर सकते हो तो आप उसको हाई यील्डिंग प्रोडक्ट्स में डालते हो, तो वो पैसा इक्विटी में जाता है और उससे मार्केट्स में उछाल आने की और तेजी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये एक कनेक्शन है जो चला आ रहा है काफी सालों से। हाँ बिल्कुल, ये तो है। इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा क्लियर तो हो, जिन्होंने पहली बार सुना हो फेड क्या है, या जो नए नए जुड़े हों, ये भाषा हम जितना सरल रखें सुनने वालों को उतना मजा आएगा, मेरा ख्याल है। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मोहित जी हमारे सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और वाकई मुझे तो बहुत कुछ साफ हुआ कि म्यूचुअल फंड चीज़ क्या है और आगे चलकर फ्यूचर में इसके साथ मुझे करना क्या है। मुझे उम्मीद है बाकी सुनने वालों को भी काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया नितिन जी। जाते फिर मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, वो डिस्क्लेमर फिर से कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज निवेश करने से पहले स्कीम के डॉक्यूमेंट्स केयरफुली देखें और पढ़ें। बिल्कुल। तो ये था हमारा वीकली प्रोग्राम मनी मैनेजर, चौथा एपिसोड था ये। हर शनिवार हम आते हैं, आपकी जेब से जुड़े मुश्किल सवालों का हल करते हैं बेहद आसान भाषा में। तो आज तक रेडियो पर अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। हमारा नारा है बचाते रहो। इस शो के साउंड मिक्सर थे सचिन द्विवेदी, प्रोड्यूसर है ऋतुराज। अगर प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी सुझाव हो, शिकायत हो तो हमें लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है radio@aajtak.com। अगर आप हमें आज तक रेडियो की वेबसाइट पर सुन रहे हैं, यानी आज तक की एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पर, तो इसके अलावा हमें गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट,
ट्यून इन, स्पॉटिफाई, जियो सावन, यहाँ पर भी सुन सकते हैं। जहाँ भी हम मिले हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और धीरे से वो जो फॉलो वाला बटन है उसे छू दीजिए। अगले शनिवार फिर मुलाकात होगी मनी मैनेजर के 5वें अंक के साथ। तब तक नितिन ठाकुर को इजाजत दीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।